हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज। मैं आपको बता दूं, हम आपको क्लास 6 से लेकर 10th तक की सोशल स्टडीज पढ़ाएंगे। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि सोशल साइंस, सोशल स्टडीज या सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ना होता है। इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारा जो अप्रोच है किसी चीज के प्रति वो कैसा होना चाहिए, हम कैसे पढ़ें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहला सबसे जो बड़ा सवाल उठता है, बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं कि आखिर हम पढ़ाई क्यों करें। तो हमें इस बात की बेसिक समझ अगर हो जाएगी, हमारे जीवन का अगर वाई कंफर्म हो जाएगा कि हम इसे क्यों पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं और कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करें, तो हम इजीली उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले हमको ये समझना है कि जब हम सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हमारा जो इसका इम्पोर्टेंस है या अप्रोच है वो कैसे है, इसको हम 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे या समझेंगे, जिससे हम आगे प्रोसीड कर पाए। एग्जाम्पल, अगर मैं इसके इम्पोर्टेंस की बात करता हूं, अगर मैं पूछता हूं कि आप सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ें, तो पहले तो ये समझना है कि समाज के स्तर पर जितना भी परिवर्तन हो रहा है उसको समझने के लिए हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझने वाली बात है, क्योंकि आप मैथ्स भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, तो अदर टीचर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसका अप्रोच और इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ हम केवल सोशल साइंस के लिए पढ़ेंगे। सोशल में बेसिकली अगर आप क्लास 6 to 8 पढ़ रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर आप क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और यही अगर आप 11th और 12th में ह्यूमैनिटीज में जाते हैं तो उसके लिए एक अलग अप्रोच है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, केवल क्लास 6 से 10 तक की बात हम करते हैं। अगर हम क्लास 6 से 8 तक की बात करते हैं तो हमें हमें पढ़ना होगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और यहाँ पे हम इसे कहते हैं सिविक्स, और इकोनॉमिक्स। हिंदी में अगर बात करें तो ये है आपका भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और आपका अर्थशास्त्र। क्लास 6 से 8 तक हमें केवल इन्हीं 3 को पढ़ना है, और बाद में क्लास 9th और 10th में इसको भी पढ़ना होगा। अब ऐसे में हमको ये समझना है कि इन विषयों की उपयोगिता क्या है और प्रासंगिकता क्या है, हम क्यों पढ़ें। तो पहली चीज, समाज का मतलब है विभिन्न मनुष्यों के समूह के बीच किसी भी तरह की जो अंतर क्रियात्मक गतिविधियां हैं वो सब की सब समाज के अंतर्गत आती हैं, और उसी से एक समाज बनता है। अगर एक व्यक्ति की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, लेकिन जब कई लोग मिल जाते हैं, एक परिवार मिल जाता है, एक रक्त संबंध मिल जाता है, तो उसके मिलने से परिवार बनता है। परिवार से जब कई परिवार मिलते हैं तो धीरे धीरे समाज का निर्माण होता है, और समाज में विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग भी रहते हैं। ऐसे में समाज को अगर हम ढंग से समझेंगे तभी हम उसके इंटरेक्शन को सही ढंग से समझ सकते हैं। हमारी एजुकेशन का जो मेन पर्पज है वो है लाइफ में सक्सेसफुल होना। हर व्यक्ति पढ़ाई सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि उसके माध्यम से अपनी समझ को विकसित कर सके और अपने जीवन में सफल हो सके। इसके लिए हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब हम भूगोल पढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि हम किस जगह पर रह रहे हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंस के साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, क्योंकि जब आप विषय को गहराई से समझ लेंगे तब आप उसे पढ़ पाएंगे। किसी विषय को किताब खोलकर केवल रटना नहीं होता। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो उस चीज को ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। अगर आप उन्हीं मूल सिद्धांतों को
गहराई से समझ लेते हैं तो वो आपके जीवन में भी काम आएंगे, आपको भी बेहतर बनाएंगे और आपको अच्छे अंक भी दिलाएंगे। तो हमें ये समझना है इंपॉर्टेंस के साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, हम केवल ज्योग्राफी की बात करें तो इसका हिंदी में है भूगोल, भू धन गोल, जिसका मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित समस्त अंतर क्रियाएं या क्रियाकलाप। पृथ्वी पे ही हम इंसान जो रह रहे हैं वो पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। अब बात आती है, जब हम इस विषय को गहराई से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा संबंध पृथ्वी से कैसे है। जैसे अगर आप घर बनाते हैं, कभी आपने सोचा कि उस घर बनाने को लेकर के आपने वो चयन क्यों किया? क्या कारण था कि आप किसी एक ही जगह पर घर बना रहे हैं, दूसरी जगह पर नहीं बना रहे? तो आप पाएंगे कि उसका एक आर्थिक कारण होगा, मतलब एक इकोनॉमिक रीजन होगा, क्योंकि आसपास आपके पास सोर्स या सप्लाई होगी, तभी आपने अपना घर उस जगह पर बनाया है। साथ ही अब आप देखेंगे कि क्या आप उबड़-खाबड़ जगह पे अपना घर बना सकते हैं? तो आप पाएँगे नहीं, आप किसी समतल जगह पर बनाएँगे। इसीलिए मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो अब इसमें आपका क्या आ गया? ज्योग्राफी आ गया। क्या आप अपना घर किसी ऐसी जगह बना सकते हैं जहाँ पर युद्ध हो रहा हो, लगातार लड़ाई हो रही हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो? बिल्कुल नहीं, आप ऐसी जगह पर अपना घर नहीं बनाना चाहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि ऐसी जगह आप घर बनाएँ कि एक बारूद या गोला आए और आपके घर को ध्वस्त कर दे? तो इसके लिए आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए, एक गवर्नमेंट चाहिए। तो जो गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, वो हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएँगे। आपके घर का साइज कितना होगा, ये किस चीज से मैटर करेगा? ये मैटर करेगा आपके पास पैसा कितना है। आप 1 BHK लेते हैं, 2 BHK लेते हैं, या एक विला लेते हैं, या अपार्टमेंट में रहते हैं, ये आपका तय होगा इकोनॉमिक्स से। इसी को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही, मैंने ज्योग्राफी से शुरू किया और एक सिंपल सी बात कही कि आप अपना घर कहाँ बनाते हैं, लेकिन उस घर को बनाने के लिए आपके कितने तत्व या अवयव शामिल हैं, इससे तय हो जाता है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगर आपको एक गहरी समझ है तो आपको जीवन के छोटे से छोटे हिस्से में इसका फर्क समझ में आएगा। अगर मैं ज्योग्राफी कहता हूं तो आप डे एंड नाइट, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, आपके आसपास मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, जब बारिश होती है तो बारिश में आपके घर के आसपास किस तरह की संरचनाओं का विकास होता है। कभी आपने बालू के ऊपर बहता हुआ पानी देखा है, या नदी के आसपास जाने के बाद जिस रेत से पानी बह रहा है कुछ समय बाद अलग ही, अगर आप उसी को मई जून में देखते हैं और वही चीज आप सितंबर अक्टूबर में देखते हैं मैदानी क्षेत्र में, तो उसमें होने वाले परिवर्तन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपके अगल बगल आप जब देखना शुरू करेंगे तो वो आपके इन्हीं सब्जेक्ट्स में से निकल के आएगा, और इसी को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो पहली चीज ये कि जब इम्पोर्टेंस की बात आती है तो बेसिक चीजों को समझने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सोशल स्टडीज की। आपको अपना एक मेंटल मैप तैयार करना है। आपको चीजों को रटने के पीछे नहीं भागना है, जल्दी जल्दी किताब में नोट करने के पीछे नहीं भागना है। आपको उन चीजों के लिए गहरी समझ विकसित करनी है और आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में सोशल स्टडीज में मुश्किल से अगर आप दिन के 15-20 मिनट भी देते हैं तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब आपको ये देखना है कि केवल आपको पढ़ना है या उसमें से नोट्स बनाना है। तो बात ये है कि पढ़ाने का जो जिम्मेदारी है, किसी चीज को समझाने की जो जिम्मेदारी है, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। हम आपको वो टॉपिक पूरी तरह से कवर करवा देंगे। रही बात नोट्स के, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या तो वो आपको नोट डाउन करा दिए जाएंगे या आपको वो फॉर्मेट दे दिया जाएगा। अब आता है एनसीईआरटी का अप्रोच। देखने वाली बात यह है कि एक ही एनसीईआरटी जब आप उसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रहे होते हैं
तो एक एनसीईआरटी जो मुश्किल से 100 पेज की है, उसे पढ़ने के लिए आपको साल भर का समय दिया जाता है। लेकिन वही एनसीईआरटी की बुक आपका जब कंपटीशन देने का समय आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, मतलब देश के जो बड़े से बड़े एग्जाम से लेके छोटे से छोटे एग्जाम में इन एनसीईआरटी का रोल देखने को मिलता है और सोशल साइंस में हर जगह जीएस काम आता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अभी से अपने अप्रोच को डेवलप करें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। उस अप्रोच में भी एक चीज ये है कि अधिकांश शिक्षकों का तरीका ये होता है कि वो एक किताब को पढ़ते हैं, पूरी तरह से रट लेते हैं और यहाँ पर सामने आकर पूरी किताब को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन मैं इस किताब को ज्यादा वाजिब तरीका नहीं मानता हूँ। उसका एक रीजन है, क्योंकि किताब को पढ़ने के लिए रीडिंग बिटवीन द लाइंस जाना पड़ता है। हर एक शब्द के बीच भी कुछ ऐसा है जो लेखक ने लिखा है। हमें किसी लेखक के अप्रोच को समझना होता है कि उस राइटर ने किस पर्सपेक्टिव से इस बुक को लिखा है, उसका मेंटल टेंडेंसी या मैप क्या रहा होगा इस किताब को लिखते समय। अगर हम उस राइटर की मानसिकता से इस किताब को पढ़ें या समझें या उसके फ्रेगमेंटेशन को देखें, तो शायद हम अपना बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। साथ ही मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको रट के चीजें बताने की बजाय लाइन बाय लाइन तसल्ली से, आराम से, समय लेते हुए हम पढ़ें। पहले हम बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके लिए हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि क्लास करने के बाद आपको शायद ही किसी चीज की जरूरत पड़े, और जिस भी चीज की जरूरत आपको पड़ेगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।